हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कॉमर्स रूम, इट्स नीड, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, वाणिज्य कक्ष की आवश्यकता, उसके संगठन और उसके स्वरूप के विषय में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जहां हम कॉमर्स रूम की बात करते हैं तो जैसे आप सभी को ज्ञात होगा कि किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना चाहिए, है ना। चाहे कोई भी विषय हो, उसके लिए अलग प्रकार से अलग कक्ष का और उसके अनुकूल उस विषय का वातावरण हमें बनाना चाहिए, जो क्या हो सके, जो शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करके जो भी छात्र है उनकी कल्पना शक्ति को उजागर कर सके। क्योंकि जो छात्र होते हैं उनका काम केवल पढ़ना नहीं होता है ना, वरन हमें क्या करना होता है, उन्हें पढ़ने के साथ साथ अन्य शक्तियों का भी विकास कराना होता है, जिससे वो समाज में अपना जीवन निर्वाह करने में सक्षम हो सके और एक कुशल नागरिक बन सके। और हम वाणिज्य कक्ष की बात कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा बहुत वाणिज्य के बारे में भी बता दें। जो वाणिज्य होता है, वैसे आप सभी को ज्ञात होगा कि ये आर्थिक ढांचे का पहलू होता है ना। आर्थिक ढांचे का किस प्रकार से पहलू होता है, जो हमें किसी व्यवसाय और औद्योगिक उत्पादन के प्रबंधन और वितरण से संबंधित ज्ञान कराता है। और इस प्रकार जो भी हमारी संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है उसके ढांचे का समन्वय करने वाला तत्व होता है। तो इसके लिए हमें इस प्रकार के वाणिज्य कक्ष की आवश्यकता होती है, जिसमें हम उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सके और उसके साथ ही साथ जो भी आवश्यक सामग्री है उन सामग्री का हम वहाँ पर क्या कर सके, समावेश कर सके। ठीक है। सबसे पहले वाणिज्य कक्ष कि वाणिज्य कक्ष किस प्रकार होना चाहिए। जो राष्ट्र है उसके आर्थिक विकास के साथ साथ वाणिज्य और उद्योग का भी क्या हो रहा है, तीव्र गति से विकास हो रहा है। तो आज वर्तमान समय में वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है और शिक्षा जगत में वाणिज्य का भविष्य कैसा है, उज्जवल है। इस स्थिति में अध्यापक, समाज के कर्णधारों, शिक्षा विभाग और सरकार को आवश्यकता है कि वाणिज्य शिक्षा के व्यावसायिक पक्ष पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे छात्र भविष्य में अच्छे व्यापारी बन सके तथा रोजगार स्वयं उनके दरवाजे पर दस्तक दे। आज के शिक्षा जगत में छात्रों को कई प्रकार की क्रियाओं के संबंध में जानना आवश्यक होता है और विषय के उचित सामंजस्य के लिए यह आवश्यक है कि छात्र क्रियाशील होकर कार्य करें, जिससे उनमें उचित कौशलों का विकास हो सके। ठीक है। और इसी के साथ साथ वाणिज्य के शिक्षण को हमें प्रभावशाली बनाने के लिए वाणिज्य कक्ष की नितांत आवश्यकता को क्या किया गया है, स्वीकारा गया है। क्योंकि वाणिज्य का अलग कक्ष विषय के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। कक्षा अध्यापक को अध्यापन के समस्त विषयगत सामग्री को उठाकर एक कक्ष से दूसरे कक्ष तक नहीं ले जाना पड़ता। इससे उन्हें क्या होती है, मुक्ति मिलती है तथा समय का अपव्यय होने से भी बचता है। विषय की सारी सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से क्या होता है, छात्र और अध्यापक दोनों को ही लाभ होता है और अध्यापक कक्ष में मौजूद साधनों से विषय की व्याख्या आसानी से कर पाते हैं तथा छात्रों से भी व्यावहारिक रूप से करा सकते हैं। फलस्वरूप इस प्रकार जो भी ज्ञान हम देते हैं ना, वो ज्ञान क्या होता है, अधिक समय तक स्थान ज्ञान होता है, जो स्थायित्व है वो बना रहता है उस ज्ञान का। और वाणिज्य कक्ष के जो उपकरण होते हैं उनका भी अपना विशेष शैक्षिक महत्व होता है। वैसे इन उपकरणों की शैक्षिक महत्ता तो उसके संचालक विषय की योग्यता पर निर्भर करती है कि जो विषय के अध्यापक है वो किस प्रकार उनका संचालन करते हैं। और वर्तमान युग कैसा है, विशेषीकरण का युग है। इसमें हम मशीनों के व्यापक प्रयोग से वाणिज्य का क्षेत्र भी बहुत व्यापक कर सकते हैं और व्यापक हो गया है, क्योंकि समस्त प्रकार की
आर्थिक और व्यापारिक क्रियाएं वाणिज्य के क्षेत्र में आ गई है। इसलिए वाणिज्य शिक्षण में अनेक प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। हमारे वर्तमान माध्यमिक विद्यालयों में इनका अभाव हमेशा ही दिखाई देता है, लेकिन वाणिज्य कैसा है, एक व्यावहारिक विषय है। इनके अनेक उप विषय हैं, जैसे व्यापार पद्धति, बही खाता, वाणिज्यिक भूगोल, आशुलिपि, टंकण आदि, और इनका व्यावहारिक ज्ञान भी छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम शिक्षा शास्त्री की बात करें तो जितने भी शिक्षा शास्त्री रहे हैं उन्होंने क्रिया प्रधान शिक्षा पर बल दिया है। वर्तमान समय के आज की शिक्षा शास्त्री की बात करें, समस्त शिक्षा शास्त्री किस पर बल देते हैं, क्रिया प्रधान शिक्षा पर, और वो मानते हैं कि करके सीखने के सिद्धांत पर ही सर्वाधिक बल दिया जाए और बल दिया जा रहा है। यदि छात्र को पत्र फाइल करने के केवल सिद्धांत बता दिए जाएं और उनसे वो कार्य नहीं कराए जाएं तो वो उपयोगी नहीं हो सकते हैं। यही बात वाणिज्य शिक्षण पर भी होती है कि यही अगर हम उनसे कोई टंकण का कार्य कराएं और उनसे सिर्फ सैद्धांतिक दें, उनसे वो कार्य हम व्यवहारिक नहीं कराएं तो वो टंकण कार्य सीखने में भी पारंगत नहीं हो सकते। और छात्रों में हमें उचित व्यावसायिक कुशलता का विकास करना है तो विज्ञान की तरह हमें वाणिज्य के भी अलग अलग कक्ष बनाने होंगे और उन्हें हमें विभिन्न साधनों के उपकरणों से सुसज्जित करना होगा। विद्यालय में हमें वाणिज्य कक्ष होने से उपकरणों, मशीनों, जैसे जितने भी मशीन आते हैं इसमें लिथोप्रेस, टाइप मशीन को सुरक्षा और स्थायित्व भी प्रदान किया जाना चाहिए। विद्यालय में वाणिज्य कक्ष छात्रों के मानसिक विकास के लिए भी उचित धरातल प्रदान करता है। इससे हम छात्रों की तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति और चिंतन शक्ति को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। वाणिज्य कक्ष व उसकी साधन संपन्नता के बिना वाणिज्य का शिक्षण पूरा नहीं हो सकता है ना, या फिर पूरा नहीं कहा जा सकता। तो जिस प्रकार विज्ञान के कक्ष की आवश्यकता होती है, वैसे ही वाणिज्य शिक्षण के लिए भी वाणिज्य के कक्ष की आवश्यकता होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि वाणिज्य के कक्ष को ही वाणिज्य की वास्तविक प्रयोगशाला भी कह सकते हैं। अतः वाणिज्य कक्ष और वाणिज्य प्रयोगशाला वाणिज्य शिक्षण में क्या है, छात्र और अध्यापक दोनों की दृष्टि से ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इसके अभाव में सर्वथा हम वाणिज्य शिक्षण कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विद्यालय में अलग से वाणिज्य कक्ष की आवश्यकता समझी गई और इसके लिए अलग से वाणिज्य कक्ष की व्यवस्था की जाती है। अब बात करते हैं कि वाणिज्य कक्ष कैसा होना चाहिए, इसकी स्थिति, स्वरूप, संगठन किस प्रकार से होना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में ये विचार आता है कि कैसा होना चाहिए वाणिज्य का कक्ष। तो चलिए बता दें, जो वाणिज्य का कक्ष हो वो ऐसा होना चाहिए कि कक्षा चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसमें क्या क्या उपकरण हो, उसमें वायु और प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार हो, छात्रों के बैठने का स्थान कहाँ व कैसे हो तथा अन्य कक्ष कितने हो, उनमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए जिससे वहाँ अधिक से अधिक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके तथा विषय के शिक्षण को सफल बनाया जा सके। यथासंभव जो वाणिज्य कक्ष होता है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, तल स्थल के ऊपर होना चाहिए। ऐसा इसलिए जिससे हम जितने भी हमारे उपकरण हैं, छोटे बड़े उपकरण, हम सुविधाजनक ढंग से उनको लाएं और ले जा सकें। इससे टाइप मशीनों की तथा अन्य मशीनों की आवाज़ अन्य कक्षाओं का ध्यान ना बटा सके। और सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि छात्र की संख्या कितनी है और हम छात्र की संख्या को ध्यान में रखकर ही वाणिज्य कक्ष का निर्माण करेंगे और समय और आवश्यकता के अनुसार अधिक छात्रों की आवश्यकताओं को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अध्यापकों के लिए भी अलग से कक्ष होने चाहिए जिसमें अध्यापक अपने शिक्षण से संबंधित अन्य गतिविधियां संपन्न कर सके। ठीक है। अब
कहीं अगर हम देखते हैं कि वाणिज्य के अलग से कक्ष है तो किस प्रकार से है, इसके लिए अगर हम बात करें कि कोई भी माध्यमिक विद्यालय है जहां हमने वाणिज्य संकाय स्थापित किया है, तो उसके लिए हम इन नियमों को कर सकते हैं या इन नियमों का अनुकरण कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। जो है सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक वाणिज्य का प्रमुख कक्ष होना चाहिए, फिर एक टंकण और आशुलिपि कक्ष होना चाहिए, फिर यंत्र कक्ष होना चाहिए और वही खाता कक्ष होना चाहिए। लेकिन हमें यही कोशिश करते रहनी चाहिए जो चारों कमरों की स्थिति है वो आसपास में ही होनी चाहिए, जैसा अभी बताया, जिससे क्या होगा, आवश्यकता अनुसार हम उनमें एक से दूसरे कमरे में आने जाने की सुविधा का लाभ ले सके और जितने भी मशीन और उपकरण हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने में सुविधा हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो वाणिज्य का प्रमुख कक्ष है वो किस प्रकार होना चाहिए। जो वाणिज्य का प्रमुख कक्ष है वो अन्य कमरों से 3 गुना बड़ा होना चाहिए और इस कमरे से अन्य कमरों में आने जाने का मार्ग होना चाहिए। अन्य कमरे विश्वविद्यालय कक्षाओं की तरह सीढ़ी नुमा हो तो उपयुक्त रहता है। उनमें मेज़ें और कुर्सियों की व्यवस्था भी उसी के अनुरूप बनाई जानी चाहिए, जिससे कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उचित व्यवस्था के लिए खिड़कियां कांच की बनाई जानी चाहिए। सामने की दीवार पर चौखपट बनाया जाना चाहिए। ये अगर कांच के बनाए जाएं तो अधिक अच्छे और अधिक आयु तक रहते हैं। इस कक्ष में वाणिज्य के उपकरणों को भी रखने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और मुख्य कक्ष में अलमारियां, प्रोजेक्ट के लिए उचित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कक्ष है उसमें संदर्भ पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं रखने के लिए अलग से दराज होनी चाहिए, जिससे क्या कर सकते हैं, ऐसा करने से ना हम विषय को इनकी सहायता से परिपूरक करने में सुविधा महसूस करेंगे और अध्यापक का बैठने का जो स्थान होगा वो इसमें ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ से वह सभी उपस्थित छात्रों को नज़र में रख सके, वह उनके कार्यों का निरीक्षण कर सके और आवश्यकता अनुसार उचित निर्देश प्रदान कर सके। मुख्य कक्ष के अलावा भी वाणिज्य कक्ष में अन्य कक्ष होते हैं, जैसे बताया ना, आशुलिपि और बही खाते ऐसे विषय है जिनमें छात्रों को अवधान करने की अपेक्षा की जाती है। अतः इस प्रकार के कक्ष हमको विद्यालय के अन्य सामान्य कक्षों से अलग तरफ बनाने चाहिए, जिससे कि छात्रों का ध्यान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना भटके और वो जो भी व्यवहारिकता से कर रहे हैं उस कार्य को वो करने में सक्षम हो सके और अंत तक उनको सफलता मिल सके। ठीक है, अब ये था हमारा वाणिज्य का प्रमुख कक्ष। अब टंकण और आशुलिपि कक्ष होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वाणिज्य शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें प्रत्येक विद्यालय में वाणिज्य कक्ष के साथ साथ इन कक्षों की भी आवश्यकता होती है। और जैसा अभी बताया, ये कक्ष क्या होने चाहिए, आसपास में होने चाहिए, जिससे अगर हमें आवश्यकता आए तो हम उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आने जाने की हमको कोई भी असुविधा ना हो और जो भी कार्य हम करें वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके। ठीक है, टंकण और आशुलिपि कक्ष, इस कक्ष का आकार भी छात्रों की संख्या पर निर्भर करता है। टंकण और आशुलिपि सिखाने के लिए अलग कक्ष नितांत आवश्यक है। इस कक्ष में मेजों पर छात्रों की संख्या के हिसाब से टंकण रखे होने चाहिए तथा एक और पत्र आदि लटकाने का स्टैंड होना चाहिए। सुविधानुसार छात्रों को पेपर ट्रे भी दी जानी चाहिए। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को 25 वर्ग फुट की जगह मिलनी चाहिए। टंकण कक्ष का आकार भी 30 गुणा 35 का होना चाहिए। टंकण कक्ष में पर्याप्त प्रकाश की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस कक्ष में 2 श्यामपट होने चाहिए। सामने वाला टंकण अध्यापन के लिए तथा बायां आशुलिपि अध्यापन के लिए उचित रहता है। इनके अलावा बुलेटिन पत्र भी होने चाहिए। उपकरण रखने के लिए
अलमारी होनी चाहिए जिसमें टंकण से संबंधित औजार रखे जा सके और सामने जो दीवार होती है ना, उन दीवार पर टंकण संबंधित चार्ट टंगे होने चाहिए। ठीक है। इसके पश्चात यंत्र कक्ष कि यंत्र कक्ष कैसे होने चाहिए। जो यंत्र कक्ष है, ये कक्ष विशेष रूप से वाणिज्य के उपकरण को रखने हेतु होता है। इस कक्ष का आकार कुछ अन्य कक्षों से छोटा होता है और जिसमें अध्यापक आवश्यकतानुसार वाणिज्य शिक्षण को सफल बनाने हेतु उपकरण कक्षा में ले जाता है। इस कक्ष में भी प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और इस कक्ष का एक दरवाज़ा टंकण कक्ष में, एक बही खाता कक्ष में खुलना चाहिए और इस कक्ष का आकार 18x25 का होना चाहिए। साथ ही साथ जो हम चार्ट मॉडल रखें उसके लिए उचित स्थान होना चाहिए और वाणिज्य की पुस्तक रखने के लिए भी हमें उस कक्षा में उचित स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए और एक तरफ खड़ी फाइलें रखनी चाहिए और इसके अतिरिक्त भी हमें यंत्र कक्ष में निम्न उपकरणों की व्यवस्था भी करनी चाहिए, जैसे पाठ्य पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, गणना यंत्र, विषय से संबंधित चित्र, चार्ट, मॉडल, टाइपराइटर, पंच करने की मशीन, खड़ी फाइल कैबिनेट, रोटरी डुप्लीकेटर, फ्रैकिंग मशीन का मॉडल, लिथोप्रेस, कार्ड इंडेक्स, आवाक जावाक रजिस्टर, बैंक मॉडल, मुद्रक यंत्र, बीजक मुद्रण यंत्र, कैलकुलेटिंग यंत्र, ग्राफ बोर्ड एवं नक्शे, छेद करने की मशीन, स्क्रीन, प्रोजेक्टर, चेक लिखने की मशीन, विभिन्न बीमा प्रपत्र, मैजिक लैलटेन, दीवार घड़ी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक पत्र, टाइप सेटिंग यंत्र, वही खाता यंत्र, ये जितने भी यंत्र थे ये यंत्र कक्ष में होना चाहिए। हाँ, इन यंत्रों को रखने के लिए हम ये जो कक्ष है इसको अन्य कक्षों की अपेक्षा छोटा रख सकते हैं, लेकिन यंत्र कक्ष में इन सभी यंत्रों का होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हमें समय और आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग करना होता है। ठीक है। इसके पश्चात बही खाता एवं व्यापार पद्धति कक्ष। बही खाता और व्यापार पद्धति कक्ष सामान्य कक्षों की तरह ही एक कक्ष होना चाहिए। बही खाता के लिए छात्रों के ध्यान की एकाग्रता की अधिक आवश्यकता होती है, अतः यह कक्ष वाणिज्य विभाग के एक तरफ बनाया जाए तो अधिक आवश्यक होता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी शोरगुल अगर करे तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई आवाज़ ना जाए, शांत वातावरण मिल सके और जो कक्ष का आकार है वो 23x35 होना चाहिए और इस कक्ष में हर छात्र के लिए कुर्सी और टेबल की व्यवस्था होनी चाहिए। बही खाते में टेबल का आकार कुछ बड़ा हो तो क्या होता है, ठीक रहता है। किस लिए? क्योंकि दीवार पर बुलेटिन पत्र को भी हम सम्मिलित करते हैं ना, और कक्षा की जो दीवारें होती है इस पर जो भी अध्यापक होते हैं वो छात्र और अध्यापक द्वारा निर्मित चार्ट, मॉडल, रेखाचित्र इनका वो क्या करते हैं, वहाँ पे प्रयोग करते हैं। और जैसा अभी बताया था कि उपकरण और यंत्र आदि रखने के लिए उस कक्ष में अलमारियाँ भी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे उपकरण और यंत्र कैसे रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार हम ऐसे कह सकते हैं कि उपयुक्त तथ्यों के ध्यान में रखकर हम एक आदर्श वाणिज्य कक्ष तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम अगर देखा जाए तो भौतिक सुविधाओं और साधनों को जो हम खर्च करेंगे उसके लिए हमें आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, और ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है, विद्यालय की आर्थिक दशा पर। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि इन सुविधाओं को प्राप्त करे या ना करे, ये सब किस पर निर्भर करता है, विद्यालय की आर्थिक दशा पर। इसीलिए कहीं ये भी कहा गया है कि शिक्षा किसका विषय है, राज्य का विषय है, और हमारे देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर विद्यालय क्या कर रहे हैं, ऐसे भवनों का निर्माण कर रहे हैं और ऐसे सामग्री से वो अपने विद्यालय की जो भी गतिविधियां हैं उनके द्वारा वाणिज्य शिक्षण का कार्य संपन्न कर रहे हैं।
लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो इन भवनों से क्या है वंचित है और सामान्य सामग्री भी नहीं जुटा पाते हैं। और ये सब तो अलग बात है, वो अलग से कक्ष की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में वाणिज्य अध्यापक की आवश्यकता और विषय की महत्ता को देखते हुए जितने भी बड़े अधिकारी हैं या शिक्षा विभाग बोर्ड के सदस्य हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो भी सरकार है उनका ध्यान इस ओर उनको आकर्षित करना चाहिए, जिससे कि वाणिज्य कक्ष को समय के अनुरूप जो भी उपकरण हैं उनका प्रयोग किया जाए। उन प्रयोगों के द्वारा वाणिज्य कक्ष का निर्माण कर वाणिज्य शिक्षण में जो भी गतिविधियां हैं उनका वो समावेश कर सके और वाणिज्य कक्ष को समय के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि एक कुशल नागरिक के लिए उसके राष्ट्र के साथ साथ उसके पास किस प्रकार का व्यावसायिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। क्योंकि राष्ट्र की बात करी ना भाई, राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए उसके वाणिज्य और औद्योगिक दोनों प्रकार का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। और वर्तमान समय में वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमें विद्यालय में वाणिज्य कक्ष के लिए इस प्रकार के उपकरणों और मशीनों के साथ साथ अलग से वाणिज्य कक्ष की व्यवस्था करनी चाहिए और उसमें समस्त उपकरणों का समावेश किया जाना चाहिए और उनको सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान भी किया जाना चाहिए। किस लिए? क्योंकि इतने महंगे उपकरण होते हैं, अगर इनका सुरक्षा और स्थायित्व बना रहेगा तो ये आने वाले समय में भी अन्य जितने भी बालक होंगे उनको वो ज्ञान प्रदान कराने में सक्षम हो सकेंगे। और विद्यालय में जो वाणिज्य कक्ष होता है वो छात्रों के मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इससे हम छात्रों की तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति और चिंतन शक्ति को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। और वाणिज्य कक्ष की और उसके साधन संपन्नता के बिना हम वाणिज्य का शिक्षण क्या नहीं कर सकते, संपूर्ण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।